हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एनपीओ, जो कि सबसे डिफिकल्ट आपका चैप्टर है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर को हम लोग सबसे इजी वे में करेंगे। सबसे इजी वे में कैसे करेंगे, आपको मैं इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो चैप्टर आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहा है वो आपको सबसे सिंपल लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, डायरेक्टली स्किप कर देते हैं, पूरा 12 मार्क्स क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि डर गए रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं आता रहेगा। सिर्फ आज का वीडियो देखकर आप 12 मार्क्स में से 6 to 7 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। मैं मान के चलता हूं कि इस चैप्टर को जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको एनपीओ कुछ भी नहीं आता है, अभी तक उनका कुछ भी पढ़कर नहीं हुआ है, वो सिर्फ अपने एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं क्योंकि ट्रिक से पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि एनपीओ क्या होता है, उसके थियरी नहीं लिखा के देने वाला हूं, इसमें कौन सा अकाउंट्स बनता है, उसमें उसका क्या मीनिंग होता है, डेफिनेशन क्या होता है, ये सब नहीं। डायरेक्टली हम लोग सम पे आएंगे और ट्रिक सीखेंगे कैसे हम लोग को एनपीओ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको एग्जाम में पहले से क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज दिया रहता है। एक आपको बैलेंस शीट दिया रहता है, बैलेंस शीट रहता है, ठीक है। और ये बैलेंस शीट कौन सा रहता है, ओल्ड पुराना बैलेंस शीट रहता है। दूसरा आपको जो दिया रहता है वो आपको दिया रहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, जिसके अंदर पैसा आया, ठीक है, कैश आने का और कैश जाने का डिटेल दिया रहता है। एग्जाम में दो चीज दिया रहता है। कभी कभी ये बैलेंस शीट न देकर इसके जगह पे बैलेंस शीट का जो रहता है इसका इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मतलब जिसे हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। अभी आपको करना क्या है, ये सब देखकर हम लोग को कौन से अकाउंट्स एग्जाम में बनाने पड़ते हैं। तो एग्जाम में हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना पड़ता है। दूसरा हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग को एग्जाम में क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट और पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट दिया रहेगा। इसके बेस पे हम लोग को इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना रहता है। अभी मैं बताता हूं सबसे पहले पोस्टिंग के कैसे 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 12 मार्क्स में से 6 मार्क्स तो हम लोग का किसका रहता है, पोस्टिंग का होता है। तो अभी पोस्टिंग के मार्क्स हम लोग को कैसे मिल सकते हैं, तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको आपको याद रखना फ्रेंड। इसके बाद आपको देखना पोस्टिंग के 6 मार्क्स आपको इजीली आ जाएंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे मैं जो बता रहा हूं वो सही है कि गलत है। चलो ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हमारे पास पहले से एग्जाम में क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा। रिसिप्ट और पेमेंट क्या होता है, कैश बैंक अकाउंट के जैसा होता है। कैश और बैंक अकाउंट ही होता है एक्चुअली में। अभी इसमें क्या होता है, रिसिप्ट और पेमेंट में क्या होता है, ये रिसिप्ट साइड आपका होता है, यहां पर सब में आपको दिया रहेगा, ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। ये रिसिप्ट साइड और ये क्या है आपका पेमेंट साइड है, ये आपको दिया हुआ सब में। अभी इसके रिसिप्ट मतलब क्या, पैसा कहां से आया, कैश बैंक कहां से आया, पैसा कहां से आया। तो सबसे पहले यहां पर आपको ना ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा कि लास्ट ईयर का जो बचा हुआ पैसा रहता है वो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में रहता है। इसके अलावा आपको फीस रिसिप्ट हुआ, ये सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, कोई भी जितने भी रिसिप्ट आए रहेंगे ना वो आपको रिसिप्ट साइड में दिया रहेगा। जो भी आपने पेमेंट किया रहेगा सब यहां पर दिया रहेगा। अभी आपको करना क्या है, ये रिसिप्ट और पेमेंट में से क्या ट्रिक आपको यूज करना है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड का याद रखना 90% जो करंट ईयर का आइटम रहेगा, मतलब जो लास्ट ईयर का रिसिप्ट नहीं, नेक्स्ट ईयर का नहीं, जो करंट ईयर का रिसिप्ट रहेगा 90% आइटम आपका इनकम होता है। क्या होता है, इनकम होता है। सबसे बेस्ट वर्ड है, जो भी रिसिप्ट साइड का आइटम रहेगा 90% को आपको समझ में आया ना है कि आपने यहां पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ कौन सा नहीं लिखा, उसका मतलब क्या होता है, समझे या ना समझे। 90% आइटम वो क्या होता है, उसको जाके इनकम में लिख देने का। फिर आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा 90% में कौन कौन सा आइटम कवर होता है, मैं वो भी बताता हूं। जो बचा हुआ 10% रहता है ना वो लायबिलिटीज होता है। बचा हुआ 10% क्या रहता है, लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज मीन्स क्या होता है, कर्जा होता है। अभी लायबिलिटीज हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ, सब में हम लोगों ने पढ़ा है। तो अपने को लायबिलिटीज के आइटम का नाम ऑलरेडी हम लोग को क्या है, याद है। जैसे लायबिलिटीज क्या होता है, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया,
बिल्स रिसीवेबल हो गया, या स्पेसिफिक कोई डोनेशन होता है, स्पेसिफिक डोनेशन, सिर्फ डोनेशन रहेगा तो इनकम रहेगा। अभी इतना आइटम तो हम लोग को पता है कि लाइबिलिटीज है। यदि हम लोग को लाइबिलिटीज पता है, पहले से पता है, तो यदि जो कोई नया आइटम हम लोग को दिखेगा जो हम लोग को नहीं समझ में आता है, सबको हम लोग रिसिप्ट साइड के आइटम को सिर्फ कहां पे लिखेंगे, इनकम में। 90% आइटम कहां पे जाएगा, इनकम में। ऐसे ही पेमेंट साइड में 90% आइटम आपके एक्सपेंडिचर होंगे। आपको उसका मतलब समझे या ना समझे, पोस्टिंग करते समय 90% आइटम को उठा के कहां पे लिख देना है, एक्सपेंडिचर में लिख देना है। अभी वो बाकी के 10% क्या रहेंगे, बाकी के जो 10% रहेंगे वो 10% आपके असेट्स होंगे। क्या होंगे, असेट्स। तो ऑलरेडी आपको पता है कि असेट्स क्या होता है। यदि आप असेट्स को पहचान गए, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदा है तो उसका पैसा आपने पेमेंट किया, आपको पता चलता है लैंड एंड बिल्डिंग है। आपने डिपॉजिट किया, असेट्स है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, असेट्स है। यदि मुझे इससे पता चल जा रहा है कि ये सब आइटम असेट्स है, तो बचे हुए जितने भी आइटम रहेंगे सबको उठा के आपको कहां पे लिख देना है, एक्सपेंडिचर में। पहला रूल, ठीक है। सबसे फर्स्ट पोस्टिंग का बेसिक रूल यही है। चलो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं, क्या सच में ऐसा होता है क्या। तो चलो हम लोग एक सम को मैं निकालता हूं, ठीक है, एनपीओ के, उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एनपीओ नाम का चैप्टर, आप कोई भी सम उठा सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं चाहता हूँ जो बोर्ड में आए हुए सम है रिसेंट के, वो आपको उठा के दिखाओ, जिससे आपको पता चले कि जो भी है कितना राइट है कितना रॉन्ग है। चलो यहाँ पर ये रिसेंट का समय मार्च 2018 के एग्जाम में आया हुआ है समय, आप लोग के पास भी हो सकता है बोर्ड के पेपर रहेंगे, तो ठीक है। अभी यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लोग को दो चीज दिया हुआ है। एक हम लोग को क्या दिया है यहाँ पर, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। इसको देखकर हम लोग को एग्जाम में प्रिपेयर क्या करना रहता है, इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना रहता है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। चलो रीड कर देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा, फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ASS कॉलेज ऑफ कॉमर्स रामानंद नगर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। मतलब इससे होता है कि हम लोग का जो करंट ईयर है वो 31 मार्च 2020 है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम और एक्सपेंडिचर, आपको बोला है कि ये देख कर ना इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। दो चीज पूछा जो मैंने आपको बता दिया। अभी करना क्या आपको, देखो सबसे पहले ओपनिंग कैश दिया ना, एक कैंसिल हो जाता है, कहीं पे भी नहीं जाता, क्योंकि लास्ट ईयर का पैसा है। सबसे पहले हम लोग इसको ही यूज करते हैं, तो ये खत्म हो जाता है हम लोग का, एक कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। अभी देखो लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो आप पहली बार सुन रहे हैं, मुझे पढ़ के ही नहीं पता चल रहा है क्या है, कहां पर जाएगा। कोई बात नहीं, ये कहां पे जाएगा, इनकम में जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटीज नहीं है ना। मैंने क्या बोला, 10% आइटम लाइबिलिटीज रहेगा, सिर्फ लाइबिलिटीज को पहचान लो, बाकी के बचे हुए 90% आइटम इनकम में होते हैं। डोनेशन पहली बार सुन रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इनकम में जाएगा। ट्यूशन फीस इनकम में जाएगा, टर्म फीस इनकम में जाएगा, एडमिशन फीस इनकम में, ये सब उसके लिए इनकम ही है। इसमें तो लाइबिलिटीज की एक भी आइटम नहीं है। ऐसे ही पोस्टिंग आप करोगे, पूरे के पूरे आपके मार्क्स इसके पोस्टिंग के मिल जाएंगे। आप इस चैप्टर को छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन पोस्टिंग से मिल जाएंगे। मैं इसके एडजस्टमेंट की भी ट्रिक बताऊंगा, कैसे आप 2 दिन में, 1 दिन में 1 घंटे भी पढ़ के एडजस्टमेंट राइट कर सकते हो। सैलरी, सैलरी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, आपको चलो पता है, लिख दिया एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर होता है। अभी ये कॉलेज की बात कर रहा है, कॉलेज, तो कॉलेज के लिए बुक जो होता है ना, खर्चा नहीं होता, वो क्या होता है, असेट्स होता है। फर्नीचर अपने को पता है असेट्स होता है। स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंडिचर है। फिक्स डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट करके रखा ना, खर्चा है क्या, नहीं, असेट्स है। हमारे पास पैसा बचा है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक में पैसा बचा है, एक्सपेंडिचर है। देखा आपको यहाँ पर 90% आइटम कहां पे गए, एक्सपेंडिचर में। यहां पर तो 100% आइटम इनकम में गए, बट हम लोग को मान के चलना कि 90% आइटम कहां पे जाएंगे, इनकम में जाएगा। बैलेंस का बचा हुआ जो रहेगा 10% वो क्या रहेगा, लाइबिलिटीज रहेगा। तो लाइबिलिटीज को ऑलरेडी आप लोग पहचानते हो। अभी आते हैं एडजस्टमेंट, कैसे आप लोग को डिफिकल्ट लगता है। तो एडजस्टमेंट में 2-3 साल का डेटा दिया रहता तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है ना। मैं एडजस्टमेंट का भी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। अभी देखो एडजस्टमेंट में हम लोग को क्या करना है, कुछ बेसिक रूल मैं बताता हूं, आपको याद रखना है कि जो हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में से जो हम लोग लिखते हैं ना, रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर दोनों आइटम रहता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रहता है और असेट्स और लायबिलिटीज का रहता है। लेकिन जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनता है ना, ये सिर्फ इसके अंदर जो डेटा रहेगा वो आपको पता रहना चाहिए, 1 साल का रहेगा, सिर्फ कितना, 1 ईयर का डेटा होना चाहिए।
1 ईयर मतलब क्या, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, क्लोजिंग कब होना चाहिए अकाउंटिंग, 31 मार्च को। अभी ये मान लो 2022 से स्टार्ट हुआ तो 2023 हमारा एंडिंग रहेगा। इसके बीच का खर्चा आना चाहिए उसके अंदर, और इसके बीच का ये इनकम आना चाहिए। मतलब यदि मान लो यहाँ पर इनकम की बात करता हूँ, इनकम में मान लेता हूँ, मान लो मेरा कॉलेज है, मुझे बच्चे लोग से एडमिशन फीस मिला है, एडमिशन फीस की बात करता हूँ। तो अभी मुझे एडमिशन फीस मान लेता हूँ कि पर मंथ का कितना होता है, 1000 होता है स्टूडेंट का। तो मुझे 12 महीने का कितना मिलना चाहिए, 12000। यदि आपको सम में कम 10,000 दिया रहेगा ना, तो इसका मतलब 2000 इसके अंदर ऐड कर देने का, ऐड कर देने का, क्योंकि 12 महीने का चाहिए हम लोग को। सिर्फ 10,000 दिया, इसका मतलब वो कितने महीने का है, सिर्फ 10 महीने का दिया है। मान लो यहाँ पर मुझे एडमिशन फीस 15,000 रुपये दिया हुआ है, इसका मतलब हर महीने कितना होता है, 1000 रुपये होता है। तो 3000 ज्यादा दिया ना, तो 3000 इसमें से क्या कर देने का, लेस कर देने का। लेकिन जब भी जो अमाउंट लिखेंगे वो आपका सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का होना चाहिए, इनकम और एक्सपेंडिचर में, चाहे वो इनकम रहे चाहे एक्सपेंडिचर रहे, वो कितने महीने का होना चाहिए, 12 महीने का होना चाहिए। दूसरा जो सबसे पहले अभी एडजस्टमेंट हम लोग को क्या होता है, एक मैं लॉजिक बताता हूं, ये लॉजिक फॉलो करना, सब एडजस्टमेंट आपके राइट जाएंगे। लास्ट ईयर के आइटम का 1 इफेक्ट देने का, कोई लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट रहेगा, लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट का, लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट का सिर्फ 1 इफेक्ट देने का, सिर्फ 1 इफेक्ट देने का। तो लास्ट ईयर के आइटम का सिर्फ कितना इफेक्ट देने का, 1 इफेक्ट देने का। यदि आपको करंट ईयर्स का कोई डेटा रहेगा, करंट ईयर का कोई एडजस्टमेंट रहेगा, अभी देखो लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट का सिर्फ कितना, 1 इफेक्ट देंगे, बट करंट ईयर का जो भी एडजस्टमेंट रहेगा उसका कितना इफेक्ट आना चाहिए, 2 इफेक्ट आना चाहिए, उसके 2 इफेक्ट आने चाहिए। इतना आपको याद रखना है। करंट लास्ट ईयर वाले का सिर्फ और सिर्फ कितना, 1 इफेक्ट रहेगा, करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट रहेगा। अभी जैसे आपको एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं याद रखना, यदि आउटस्टैंडिंग रहेगा, आउटस्टैंडिंग चाहे वो इनकम रहे चाहे एक्सपेंस रहे, कोई मैटर नहीं करता है, इफेक्ट जो रहेगा वो आपको याद रखना है। चलो मैं अलग अलग बता देता हूं। आउटस्टैंडिंग यदि एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यदि वो करंट ईयर का है, कब का है, करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का है, तो इसके 2 इफेक्ट आएंगे। कितने इफेक्ट आएंगे, 2 इफेक्ट आएंगे। याद रखना, आउटस्टैंडिंग यदि खर्चा दिया है इसके 2 इफेक्ट आएंगे। एक क्या होगा, ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन एक्सपेंस, एक्सपेंस में जाके ऐड कर देंगे। जैसे जो भी एक्सपेंस दिया रहेगा, मान लो सैलरी पहले से दिया, सैलरी आपको पहले से 10,000 दिया है, इसमें ऐड कर देने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर वाला 2,000 मान लो, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ लेकिन यही आउट, और इसका दूसरा इफेक्ट जो रहेगा, एक यहां पर आ गया, दूसरा इफेक्ट जो रहेगा लायबिलिटीज में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटीज में, क्योंकि देना बाकी है। यदि यही आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर करेगा, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर करेगा, प्रीवियस ईयर का, सिर्फ 1 इफेक्ट आएगा, 1 इफेक्ट आएगा। कितने इफेक्ट आएंगे, 1 इफेक्ट, लास्ट ईयर वाले का 1 इफेक्ट आएगा। एक क्या होगा, ऐड इन एक्सपेंस हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्या कर देंगे इसको, ये अभी लास्ट ईयर वाला ना, तो लास्ट ईयर वाले को ऐड नहीं करने का, लेस करने का। लास्ट ईयर वाले क्या होगा, लेस होगा। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है, सिर्फ लेस करने का, और सिर्फ 1 इफेक्ट आएगा, लेस इन एक्सपेंस, जो एक्सपेंस रहेगा उसके अंदर से लेस कर देने का। ये लॉजिक याद रखना, आपके एडजस्टमेंट भी राइट होंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, करंट ईयर वाला ऐड हो जाएगा, लास्ट ईयर वाला क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यदि मैं बात करूं एक प्रीपेड एक्सपेंस का, प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें तो यदि प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंस, और ये प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट ईयर का है, करंट ईयर का, तो करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करने का, ऐड करने का, सॉरी करंट ईयर के प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करना, लेस करना। प्रीपेड हमेशा लेस होता है, जो भी एक्सपेंस रहेगा वो एक्सपेंस में से लेस कर देने का। और इसका दूसरा इफेक्ट देने का असेट्स में, असेट साइड में सेकेंड इफेक्ट, ठीक है, सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में दे देना। यदि यही प्रीपेड एक्सपेंस जो है, प्रीपेड एक्सपेंस जो है, प्रीपेड एक्सपेंस यदि लास्ट ईयर का रहेगा, तो लास्ट ईयर के प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड कर देने का, वो एक्सपेंस में जाके क्या कर देने का, ऐड कर देने का।
और इसका सिर्फ 1 इफेक्ट होता है, और जो करंट ईयर वाला रहेगा इसका कितना इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट होता है। इन सब चीज़ों बातों को आप याद रखना। जब हम लोग प्रैक्टिकल आप सम का डिमांड करोगे तो मैं प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व करा दूंगा, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। क्या, यदि ऐसे इनकम में, इनकम का क्या रहेगा, इनकम यदि मान लो यहाँ पर इनकम आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, करंट ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दूसरा हम लोग को मिलना बाकी है तो दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, असेट्स में चला जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, ठीक है, असेट्स में जाएगा, क्योंकि करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट होता है। ऐसे यदि हम लोग को इनकम आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है लेकिन लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर वाला क्या कर देने का, लेस कर देने का। करंट ईयर का ऐड होगा, लास्ट ईयर का लेस हो जाएगा, बट इसका सिर्फ 1 इफेक्ट रहेगा, एक ही इफेक्ट आएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया इनकम, ये आउटस्टैंडिंग का। प्रीपेड का इसका रिवर्स आएगा, प्रीपेड करंट ईयर का प्रीपेड इनकम यदि आपका करंट ईयर करेगा तो करंट ईयर वाले को लेस कर देने का। प्रीपेड इनकम यदि लास्ट ईयर करेगा तो उसको ऐड कर देने का। सिर्फ यही एडजस्टमेंट रहता है जो लोगों को परेशान करता है, बट मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया, यदि आप इतने कॉन्सेप्ट याद कर लोगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा, कुछ भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। करंट ईयर वाले को हमेशा याद रखना कि करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट आता है, करंट ईयर वाले का 2 इफेक्ट आता है, 2 इफेक्ट आता है, और लास्ट ईयर वाले का 1 इफेक्ट आता है। किसको ऐड करना किसको लेस करना एक बार पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।